Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the participants on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. Our today's topic is intensification of insulin in diabetes type 2. But before we start the proceeding, I'll request Dr. Bashir Saab to please recite a few verses from Holy Quran. चलो कोई दो बशीर साहब है, कोई आज जवानों को पीरों का उस्ताद नौजवान बशीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah, Bashir Saab. So, diabetes is one of the most important topic, especially family physicians के लिए, क्योंकि family physicians पहला contact है patients के लिए। और बहुत से पेशेंट हम अभी भी देखते हैं जो कंट्रोल नहीं होते ओरल पे, बल्कि पेशेंट का कुछ एक्चुअली मैंने तो जो असेस किया ये है कि पेशेंट चूँकि देखने में अच्छा भला लगता है, डायबिटिक भी और हाइपरटेंसिव भी, और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली किडनी फेलियर, हार्ट पे, उस पे स्ट्रोक, कोई भी कॉम्प्लिकेशन। इनको रोकने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि इनको अगर कंट्रोल रखें तो हम ये कम से कम डिले कर सकते हैं, अगर अवॉइड नहीं कर सकते कॉम्प्लिकेशंस। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर ज़हीर साहब हैं, ये बड़े अच्छे स्पीकर हैं। जब भी हमने इनको रिक्वेस्ट की है इन्होंने हमें एंटरटेन किया है अपने लेक्चर से। तो गुलाब देवी हॉस्पिटल में है आजकल। I'll request him to please come and deliver the talk. बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीमा साहब के कहने पे, बुलाने पे आना हमेशा ही अपने लिए बायसे एजाज़ और बायसे फ़ख्र समझते हैं जी। माशाल्लाह फैमिली फिजिशियन में जिस तरह उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है और उनकी कॉन्टीन्यूस एजुकेशन के लिए और अब ग्रूमिंग के लिए, एजुकेशन ग्रूमिंग के लिए अल्लाह इनको बहुत जज़ा दे। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से जी मेरा स्टूडेंट लाइफ का ताल्लुक़ है और गुलाब देवी हॉस्पिटल में मैं सर्व कर रहा हूँ, प्रोफेसर हूँ। चूँकि गुलाब देवी हॉस्पिटल पर पल्मोनोलॉजी से ज़्यादा मुतल्लिक़ है। अब हैरानगी की बात यह है कि मेटाबॉलिक पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। आई एम बेसिकली नॉट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ फील्ड तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का है ना जी। तो बड़ी ख्वाहिश मेरी है कि लोग टीबी पे, अस्थमा पे, सीओपीडी पे, प्लूरोफिन पे भी सुने, बात करें, लेकिन सपोर्ट करने वाले आते नहीं उधर। वो ज़्यादा होगा हाइपरटेंशन पे, डायबिटीज़ पे, डिस्लिपिडीमियास पे, सीओपीडी भी इंशाल्लाह रखेंगे, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल हमारी जो पहली टॉक थी वो भी डायबिटीज़ पे थी जब हाँ जी। तो आज का जो मौजू है ना जी हमारा, सर मेरा स्टाइल है जी कि जिस तरह बैठे कुर्सी ते मैं आपस गल्लां करदे हैं ना, लैक्चर भी अपने इदां दे हुंदे ने। दिस इज़ बेसिकली, दिस इज़ नॉट द लेक्चर, दिस इज़ नॉट द फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दिस इज़ द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी बातें आपकी मुझसे ज़्यादा, मुझसे बेहतर होंगी, तो हमने इंशाल्लाह शेयरिंग ऑफ नॉलेज करनी है, ताकि जो थोड़ी बहुत डिपिंग और डिफरेंस है ना हमारी स्टैंडर्डाइजेशन का इस वक्त 20 लोगों का, वो तकरीबन बराबर हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। सारे लिप्टन के डब्बे एक जैसे हो जाए। लिप्टन के डब्बे से मुराद मैं ये मिसाल ये देता होता हूँ कि जब आप बाज़ार से या मॉल से चीज़ खरीदने जाओ ना, लिप्टन की फर्ज कर चाय लेनी है और एक साइज़ का 400 ग्राम खरीदना है, तो ये नहीं कहता कि यार डब्बा छट गया दे, आप सिंपल कहते हो, तो दुकानदार 10 में से जो भी उठा के दे देगा, आपको एतबार होगा कि सारे इको जाए नहीं। ऐसी है कि नहीं जी? तो बस ये हमारा है कि हम इस वक्त जो थोड़ा बहुत टॉपिक है वो हम फ्लो ऑफ नॉलेज के साथ एक जैसे हो जाएं काफ़ी हद तक, इफ़ नॉट ऑल। तो हमारा जो बेसिकली टॉपिक है ना, दिस इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन
डायबिटीज़ को समझना साइंस है, लेकिन इंसुलिन के लिए मरीज़ को कायल करना, इंसुलिन लगाना, उसका तरीका एक आर्ट है, इट्स नॉट द साइंस। सबसे पहले तो बाकायदा शुक्रिया PFP का, आफ्ताब इकबाल साहब और चीमा साहब का, कि ये मौका देते हैं और ये लोगों को करते हैं एनलाइटन विद द नॉलेज। और साहब चीमा साहब आपकी तरफ से हम सब को मेरा ख्याल जी आया आपने बाकायदा तो कह दिया, लेकिन ट्रक वाला जी आया जी। प्रेजेंटेशन आप लोग देते भी हैं, सुनते भी हैं और हम भी करते रहते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन का ये असूल याद रखिएगा कि वो लोगों को साथ लेके चलती है और छोटी बड़ी पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता है कि 10 मिनट की हो लेकिन बोरिंग हो सकता है कि 1 घंटे की हो लेकिन आपकी आखिरी स्लाइड तक आपकी तवज्जो बरकरार रहे। 5 कंटेंट के तहत चलनी चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन का शुरू में पता हो कि आज हम सुनने क्या जा रहे हैं। उसके बाद फिर आइस ब्रेकर उसमें कुछ हों, आइस ब्रेकर से जो एकदम आपकी तवज्जो हटा लें। तो मेरे आइस ब्रेकर में एक तो चीमा साहब की तस्वीर थी और आगे भी कुछ आएंगे, आपकी तवज्जो ले लें। लर्निंग है कॉन्सेप्ट स्लाइड कुछ हो उसमें कि जो आपको समझा दे मौजू को, और कंक्लूजन आखिर में जरूर उसको कंक्लूड करें। आज के हमारे टॉपिक का इससे कोई ताल्लुक है, ये भी हमारा आइस ब्रेकर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा ताल्लुक है इसके साथ ना, बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। आहा, आपके लिए सर इस्तकबालिया शेर है, हैदर अली आतिश साहब का ये शेर है और रोमांटिक लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं। सबल नहीं पाया था अभी दिल के, दिसंबर फिर से लौट आया है। ये मेरी प्रेजेंटेशन असल में कोई दिसंबर में थी लेकिन अब जनवरी में चली गई है, तो उस हिसाब से है ना जी। तो ये दिल और दिसंबर का आपस में ताल्लुक है जी, 2 दिन ही हुए। क्या सिर्फ दिल का ही ताल्लुक है या इनका भी कोई ताल्लुक है आज के हमारे टॉपिक से? बिल्कुल, इनका बिल्कुल ताल्लुक है, बहुत ज्यादा ताल्लुक है। सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं होता, एक ब्रेन अटैक भी होता है। वहां एम्बुलेंस पहुंच जाए, वहां पे चले जाए तो अटैक ब्रेन का हो गया ना जी। तो इसी तरह किडनी अटैक भी होता है जब आप ये हो जाते हैं। क्या सिर्फ इन्हीं का ताल्लुक है या कुछ इसका भी ताल्लुक है? इसका भी है, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। तो लिहाजा अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो दिल का दौरा, फालिज, गुर्दे फेल और अंधापन, ये 4 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होती हैं। और ये इन 4 कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज का ना चीक बाय जॉल फिनोमिना का साथ है। चीक बाय जॉल फिनोमिना प्रोवर्ब है जिसको उर्दू में कहते हैं चोली दामन का साथ। चोली जैसे कि आजकल ये चोली दामन का साथ है, क्यों जी? और अल्लाह करे ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। डेफिनेटली एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब करे इनको जी। आज के टॉपिक का इससे कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है। ये है क्या बोला? स्टैंड है। बड़े बशीर साहब स्टैंड्स में, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, यहाँ भी बात की, मेरी बड़ी फेवरेट स्लाइड है ये 2-3-4 कि 1 रुपए की चीज़ नहीं है ये। हम 5-10 रुपए की वो लेते हैं ना, जो बॉल पॉइंट, उसमें जो छल्ला होता है टिक टिक करने है, वो है। लेकिन चूंकि बनाया इस मटेरियल का है, जो मर्जी कीमत रख दें, हमें बनाना नहीं आता। मिनिमम प्राइस जो उसकी मार्केट प्राइस जो हम गुलाब देवी में खरीदते हैं कंपनी रेट पे, वो 80,000 है मिनिमम प्राइस जो इसकी है, जो हॉस्पिटल को पड़ती है। 1 की, 2 की, 1 3.5 की, 1.40 है डालने का। ड्रग ल्यूटिंग की बता रहे हैं। ड्रग डेस्क की बात कर रहा हूँ। आजकल जो दूसरे हैं ना जी मेटल स्टैंड जो हैं, वो तो तकरीबन नहीं डाले जाते, यूज ही नहीं होते। तो ये मैं डेस्क की बात ही कर रहा हूँ, ड्रग लूटिंग स्टैंड्स की। तो 80,000 का एक पड़ता है हॉस्पिटल को, सारे उसके साथ। तो इसके ऊपर जो डिस्पोजेबल लगते हैं बैलून शैलून मिला के, वो तकरीबन 50,000 के हैं। तो 1.30 का नेट खर्चा है हॉस्पिटल का। तो मेरा ख्याल है प्राइवेट वाले शायद 2.5 लेते हैं स्टैंड के हिसाब से, जितने स्टैंड नहीं, आप 2.5 लेते हैं ना। उसके ऊपर अगर दूसरा स्टेंट है ना, वो सिर्फ आइडियली कीमत स्टेंट की ही डलनी चाहिए। डिस्पोजेबल वही लगते हैं क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा होता है ना। अच्छा, लेकिन वो फिर अब 1.30 में आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। अगर आपका कोई दोस्त है कह यार सिर्फ वो कीमत लगा तो 1.30 होता है, बनता जायज, ठीक है कि नहीं? बाकी सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो बाकी है कि अगर वो 2 है तो फिर 80 ऐड कर दें, 3 है तो 80 ऐड कर दें। लेकिन वो होता क्या, 2.5 से शुरू करते हैं, यानी कि अद्धो पहले मार्जिन, फिर 5 कर देने दूसरा डालने लगे।
अच्छा ਤੇ 50 ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 4.5 ਦੇ 2 ਪਏ ਨੇ तो 2 स्टैंड या 3 स्टैंड तो लाजमी बाईपास से ज़्यादा कीमत पे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अल्लाह इनसे बचाए यार, लेकिन अगर डल गए हैं तो फिर हिफाजत करने की तौफीक दे। ठीक है ना, बड़ा सादा सा सीधा सा सिंपल सा प्रोसीजर है लेकिन टेक्निकली डिफिकल्ट है। तो इसलिए पहले बैलून से उसको खोलते हैं और उसके बाद उसमें छल्ला रख देते हैं और ये खुद ही एंकर हो जाता है और फिर इसमें से फ्लो चलता है। समझ तब आती है जब डलता है, वरना उससे पहले 40 50 60 साल हम इसके बगैर ही चल रहे थे, कभी फाबी ये लाए रब्बी को तो कज़िबान नहीं कहा। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला ने सब कुछ ठीक रखा हुआ है। और अगर बात स्टैंड से आगे निकल जाए तो फिर बात चली जाती है कैबेज के ऊपर। ये ग्राफ्ट लगते हैं ना जी, एओर्टा को नीचे आर्टरी के साथ जोड़ दिया और उसको उसके साथ जोड़ दिया, 2 ग्राफ्ट लगे 3 ग्राफ्ट लगे, तो ये अल्टीमेटली बात डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। ये डायबिटीज़ केयर में अमेरिकन जर्नल में छपी थी स्टडीज़ और बड़ी छपी हैं बहुत सारे BMJ में, और उसके अंदर इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी ऑफ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इन प्राइमरी केयर, बेजल बोलस रेजिमेन वर्सेस प्रीमिक्स एनालॉग्स। ये 2 इंसुलिन का आपस में कंपैरिजन था कि उसको कब इंटेंसिफाई करना। अब एक छोटा सा क्लिनिकल केस है, सिनेरियो हमारे सामने आते रहते हैं। 49 years old male came with blood sugar 253 milligram per deciliter. How will you treat? अगर हमारे पास ही आ जाए तो क्या अप्रोच होगी हमारी, या कैसे ट्रीट करेंगे? उसको एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके बाद मेटफॉर्मिन शुरू करेंगे। अगर हमने हिस्ट्री पे पता कर लिया कि पहले कुछ नहीं ले रहा और पहली दफा शुगर हुई है, इस सिनेरियो में ये बताया नहीं हुआ कि पहली दफा है, तो हम यही सोच रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है। ठीक है कि नहीं? तो ऑब्वियसली हिस्ट्री में डिपेंड करता है कि अगर वो नहीं उसने ली हुई तो पहले तो एक कंफर्म करेंगे कि वाकई शुगर रीडिंग ठीक है कि नहीं, 2 रीडिंग पे होना चाहिए, राइट। और उसके बाद फिर अगर वो नहीं लिया तो विल स्टार्ट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, और फिर साथ मेटफॉर्मिन ऐड कर देंगे। लेकिन अगर फर्ज करें यही पेशेंट पहले 2 दवाइयां ऑलरेडी ले रहा है और पिछले शुगर इसको 4 साल से 5 साल से है, मेटफॉर्मिन भी ले रहा है, ग्लिमिप्राइड या DPP-4 इनहिबिटर भी ले रहा है, अब क्या करेंगे? फिर उसका एक तो HbA1c, वेरी गुड, HbA1c। क्या आप शुरू में HbA1c नहीं करेंगे? पहली दफा शुरू में भी करेंगे। असल में अप्रोच बताने का मकसद यह है कि HbA1 की सर हम तवज्जो नहीं देते। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक आपके पास है पहली दफा या दरमियान में, आप HbA1c जरूर करें। आपका HbA1c डिसाइड करता है उसने 1 गोली पे रहना है, 2 गोलियों पे रहना है या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन पे रहना है। अगर आपके HbA1c शुरू में 10 आ जाए, फर्ज करिए आज ही मरीज आया है और आज ही इसको हमने शुगर HbA1c करवाया है तो वो 10 आ गया, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन पे जाएंगे। गाइडलाइंस ये कहती हैं, लेकिन हमारे पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, एक तो ये है ना कि हम अपने पेशेंट के मुताबिक टेलर कर रहे हैं कि जो किताब क्या कहती है। बुक्स ये कहती है कि अगर आपके पेशेंट का किसी भी स्टेज पे HbA1c 10 से ज्यादा हो, किसी भी स्टेज पे, या शुरू में या दरमियान में या कितने भी, तो पुट द पेशेंट ऑन द इंसुलिन, ये किताब कहती है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 mg per deciliter और A1C मोर देन 10 और सिम्टोमेटिक डायबिटिक सच एज अवर केस एग्जांपल, इंसुलिन थेरेपी इन कॉम्बिनेशन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है जी। क्लिनिकल इनर्शिया का शिकार नहीं होना। व्हाट इज क्लिनिकल इनर्शिया? इनर्शिया किसे कहते हैं? देयर इज नो चेंज, चेंज से डरना। और बहादुर लोग कभी भी चेंज से नहीं डरते। Being a good professional clinical Muslim, we should be ready to accept, adopt and practice the new technologies and new things. ठीक है ना जी। हमारे 9th 10th में एक मिस्टर चिप्स की स्टोरी होती थी। उसमें एक मिस्टर चिप्स था, पुराने ख्यालात का मालिक, एक नया विल्सन उसका शायद नाम था, या सिम्पसन, वो जो दूसरा टीचर आता है वो नई नई आइडियाज के साथ आता है। या मोहब्बत फिल्म में एक गुरुकुल के, अगर किसी को याद हो, देखिए आपने, फिल्में तो ऐसे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अमिताभ होता है और एक शाहरुख आता है, देख लेंगे। ठीक है ना जी, पुरानी फिल्म होगी उनसे। क्यों ताहिर? वो नए आइडियाज के साथ आता है कि यार लड़के मुंडे कुड़ियां मुंडे आजकल के दौर की हो रिक्वायरमेंट चलन दो जो कि चलता है, आप वो इनको इजाजत देंगे तो इनकी पढ़ाई अच्छी होगी। जबकि वो उनका ख्याल था कि बिल्कुल 8 बजे होना, नक दी चीज देखना, एक दूजे देखना भी नहीं,
जो पुराने होते हैं, तो वो एक्चुअली इस कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया था। तो इनर्शिया का शिकार नहीं होना जो इखलाकी कानूनी तौर पे जायज़ नहीं चेंज है ना, वी मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। और क्लिनिकल इनर्शिया क्या होता है? बाय डेफिनेशन इज अ थेरेप्यूटिक इनर्शिया व्हेन डॉक्टर और पेशेंट डोंट बिगिन और इंटेंसिफाई ट्रीटमेंट डिस्पाइट नॉट अचीविंग देयर A1C गोल। शुगर के मामले में मैं हम फिर ये कहता हूं कि हम ना नज़र शुगर पे रखते हैं, ब्लड शुगर 253, 323, 527, 121। हम HbA1c रेगुलर नहीं करवाते। हमारे मरीज का एक भी HbA1c 3 या 4 महीने के बाद वाला मिस नहीं होना चाहिए। मरीज को पढ़ाएं कि HbA1c इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर शुगर लेवल्स। दिस शुड बी लेस देन लिबरली लेस देन 7 बट वेरी स्ट्रिक्टली लेस देन 6.5। क्लिनिकल इनर्शिया टू इंसुलिन इनिशिएशन, ये प्राइमरी केयर डायबिटीज का जर्नल हेल्थ फेयर वाला छापा या छपता है, उसमें कहते हैं यूके में भी ऑन एन एवरेज तकरीबन कोई 4.25 साल वहां के डॉक्टर भी इनर्शिया का शिकार ही रहते हैं। मरीज चला ना जावे, मरीज भज ना जावे, लौंदे नहीं है, पेशेंट बात कर रिलेक्टेंसी शो करता है। तो अगर वहां पे ये सूरत हाल है तो हमारे तो इससे भी ज्यादा है। हालांकि वहाँ पे NHS नहीं देनी होती। यस NHS नहीं देनी होती है। तो इंसुलिन रेजिमेंट की अगर हम बात करें ना, हमारे पास डिफरेंट तरह के इंसुलिन रेजिमेंट्स हैं। एक बोट है कि आप बेजल इंसुलिन दें साथ ओरल थेरेपी दें, एक बेजल प्लस है, बेजल दें साथ एक शॉट दे दें बड़े खाने के साथ। एक कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपी है बाईफेजिक, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमोलॉग की। एक बेजल बोलस कॉन्सेप्ट है और एक SIT है कि आपका पेशेंट ओरल पे बहुत अच्छा है, किसी वजह से सर्जरी करवानी पड़ गई है, तो जो देते हैं ना अपनी स्लाइडिंग स्केल वाली शुगर लेवल -20 डिवाइडेड बाय 20 -5, हमने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा हुआ है कि जब आपने 1 2 3 दिन के लिए सिर्फ देनी हो बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन, तो फिर वो स्लिट थेरेपी है। तो ये आप ये देखेंगे आपका पेशेंट अगर इंसुलिन पे है तो इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है आपने। डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ज्यादातर हमारे मरीज जो है ना वो बाईफेजिक थेरेपी पे चल रहे हैं 70-30 ह्यूमोलैग 25-75 BD डोज में या 70-30 BD डोज में। ठीक है ना, कन्वीनियंट भी है, सिंपल भी है, बेहतर भी है। मकसद आपका टारगेट अचीव करना है शुगर लेवल का भी और HbA1c का भी। नहीं होता तो आप ऊपर नीचे किसी और में शिफ्ट हो सकते हैं। अब यह है कि अगर आपके पेशेंट नहीं ठीक हो रहा और उसका HbA1c 8 से ज्यादा चल रहा है पिछले 1.5-2 माह से और फास्टिंग शुगर लेवल भी ज्यादा है, तो आप उसको प्री मिक्स इंसुलिन शुरू कर दें। ठीक है, अगर उनमें से वो वाला लेवल नहीं है तो आप बेजल इंसुलिन रात को एक शुरू कर दें और दिन में ओरल रखें। तो जब इंसुलिन देनी है ना जी, तो ये जरा जहन में रखें आप, एक नंबर 1 HbA1c अगर हाई है तो इंसुलिन देनी है। क्या जी? इंसुलिन देनी है। HbA1c हाई है तो इंसुलिन देनी है। अब इंसुलिन अगर उसमें से कौन सी इंसुलिन देनी है, सिर्फ बेजल देनी है अभी एक टीके वाली, या प्री मिक्स देनी है, दैट इज 70-30 और ह्यूमोलॉग 25-75। ठीक है, तो वो अगर आपके HbA1c 8 से ज्यादा और फास्टिंग कंट्रोल नहीं हो रही, देन इनिशिएट द प्री मिक्स इंसुलिन या बाईफेजिक इंसुलिन। अब इंसुलिन जो स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है भला? आप पेशेंट का वेट देखें जी, क्या कहा है? वेट। पेशेंट का वेट देखें। अगर तो वो बिल्कुल नया है, नई इंसुलिन देनी है कि उसका आज ही 10 आ गया और आपने आज ही शुरू करनी है, तो फिर 0.2 यूनिट पर kg बॉडी वेट। और अगर वो पहले से ले रहा है 4-5 साल से शुगर है और ओरल पे उसने ले रहा है, नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर 0.5 यूनिट पर kg बॉडी वेट। 60 किलो का बंदा है तो 0.5 फर्ज करे आपने देनी पड़ गई आपको हाई डोज में, तो 30 यूनिट बनेंगे। 60 जरा 0.5 इज इक्वल टू 30। तो उसके 2/3 आपने मॉर्निंग में रखना है और 1/3 इवनिंग में रखना है। ये पूछ लें कि खाना, वो बाद लोग होते हैं एग्जेक्टिव क्लास है, हमसे डॉक्टर्स अक्सर जैसे हैं को रात का खाना हैवी खाते हैं। ठीक है ना जी, कि आपका हैवी खाना अगर तो उसका सुबह वाला है या दोपहर वाला है तो फिर मॉर्निंग में ज्यादा रखें, लेकिन अगर वो नाइट वाला हैवी लेता है तो फिर हाफ ऑफ कर दें, 15 सुबह 15 शाम को। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग होते हैं कि जिनके इरेटिक किस्म की होती है डाइटरी पैटर्न, कि उनके मील ज्यादातर बड़े होते हैं अक्सर, तो उनमें जो कॉम्बिनेशन है ना आपके पास वो 50-50 ह्यूमोलॉग 50-50 वाला होता है। उसमें 50 लॉन्ग एक्टिंग है और 50 शॉर्ट एक्टिंग है, जबकि 25-75 में 75 लॉन्ग एक्टिंग है, 25 शॉर्ट एक्टिंग है। राइट?
अगर तो आपके ज़्यादा मील बड़े हैं डिफरेंट टाइम्स के पे या 2 टाइम पे, तो फिर आपने 50-50 वाली ऐड करनी है ताकि आपका दोनों का कवरेज तगड़ा हो। और अगर आपका बाद लोगों का नाश्ता रात सुबह का हैवी होता है, दोपहर को भी ले लेते हैं, रात को कम खाते हैं, तो फिर आपने उनको क्या ऐड करना है, एक तो पहले 2/3 मॉर्निंग में और 1/3 इवनिंग में, और दूसरा 25-75, ताकि जो 75 जब आपने मॉर्निंग में लगा दिया तो फिर वो रात तक आपको कवर करे, हाइपोग्लाइसीमिया के चांस कम हो। तो आपने मील का स्टाइल, मील का पैटर्न भी पूछना कि कौन सा खाना ज्यादा खाता है। और अगर वो उनकी फिक्स डोज है, फीमेल अक्सर जैसे घर में होती हैं, कहीं पीएफपी के फंक्शनों में या पीएफपी के लेक्चरों में नहीं जाना होता, ठीक है ना जी। ऑब्वियसली इस वक्त का जो हमारा खाना है आज का, अगर हमने कल घर में खाया होगा तो डिफरेंस होगा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक का। क्यों जी? कीमा साहब की मेहरबानी से। तो उसमें फिर जो है ना इंसुलिन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान में शुगर है कितनी? आपके ख्याल में कितने % लोगों को शुगर है? रफली अंदाजा 10% तो एटलीस्ट 10%। असल में आपकी जो IDF कहता है ना, IDF इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, पता नहीं वो डेटा कहाँ से लेता है, वो 10% कह रहे हैं। चीमा साहब ठीक कह रहे हैं कि जो ग्लोबल WHO भी जिसको मानता है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो ट्रू स्टडीज हुई है ना, ये बासत साहब ने की है, और इसका नाम है NDSP स्टडी, दैट इज द नेशनल डायबिटीज सर्वे ऑफ पाकिस्तान, BMJ में छपाई है। ये कहते हैं कि जो डायबिटीज है प्लस जिनको उन्होंने GTD करके देखा, प्री डायबिटिक थे, और उनका या HbA1c करके देखा, शुगर नहीं है उनको, शुगर की नॉर्मल, लेकिन HbA1c आ गया 6.8 या 7 से ज्यादा, उनको भी उन्होंने डायबिटीज, प्री डायबिटीज करके डायबिटीज में गिन लिया। 26.3% लोगों को शुगर है, प्री डायबिटीज मिला के कि जिनका GTD खराब था या HbA1c हाई था। अब इस बात को पेस वालों से थोड़ी सी मोहब्बत चलती है, बकाई वालों की, शायद आपको अंदाजा हो। तो फिर पेस वालों ने भी एक स्टडी की इनके मुकाबले में। ये हमारा IDF में था जी, सोहेल कोरिया, रिसेंटली लास्ट मंथ। अच्छा, तो वहां पे भी यही बातें हो रही थी। मेरे अलावा सारे नॉन डायबिटोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, जुवेद अकरम साहब, बासत साहब, इमरान हसन। तो फिर ये एक ना कि इसमें अब्बास रजा शामिल है, अली जावा शामिल है, और सईद बार साहब शामिल हैं। सारे पेस वाले पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के लोग हैं, मतलब मन्ने पर मन्ने अपनी फील्ड के लोग। इन्होंने स्टडी की तो इनके रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही आए कि इन्होंने अलग अलग कर दी कि प्री डायबिटीज जो वो 10.9 है और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो 16.9, तो मिला के तकरीबन 26+ बनती है जी। तो पाकिस्तान में एक्चुअल स्टेटस डायबिटीज का ये वाला है, और ये पाकिस्तान की जेन्युइन स्टडीज हैं। टाइप 2 तो टाइप 1 को इंक्लूड करें ज्यादा हो जाए, वो बहुत थोड़ी है, मतलब वो तो बहुत थोड़ी। हाँ जी। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नहीं कर बड़ा रहा। इख्तिलाफ का, बिल्कुल ठीक है। इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। अच्छा, क्योंकि हम रिफाइंड फूड बहुत ज्यादा है, हम रिफाइंड फूड बेकरी आइटम बहुत ज्यादा है। बड़े केसेस जो है वो रजिस्टर ही नहीं होते। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज अगर आप पेशेंट आपके पास आए, 3 बीमारियों का अगर मरीज आए ना, या 4 बीमारियों का, कोई एक बीमारी लेके, तो आप पहली दफा जरूर असेस करें कि कहीं वो एक बीमारी है या कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट तो नहीं है। अगर फर्ज करें आपके पास शुगर के साथ आया, आपने उसका ब्लड प्रेशर, उसकी वेस्ट, उसका वेट और उसके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ये जरूर देखने हैं पहली दफा, क्योंकि अगर इन 3 में से 5 में से 3 एक वक्त मौजूद हों, हाई ट्राइग्लिसराइड है, हाई नॉर्मल या हाई ब्लड प्रेशर है, बिग वेस्ट है, लो ब्लड LDL है और हाई ब्लड शुगर है, इन 5 में से 3 एक वक्त में मौजूद हों, तो वो सिंपल एक बीमारी का मरीज नहीं, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मरीज है। उसको आपने फर्ज का आया था, वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ था, शुगर उसकी चेक की ठीक है, लेकिन इसका आपने HbA1c कराना, वो आ गया 6.8 या 7.2, और वेस्ट भी उसकी ज्यादा, और अक्सर हमारे मरीज होते हैं। तो उस पेशेंट को आप ग्लूकोफेज पे भी ऐड करेंगे और डिस्प्रिन पे भी ऐड करेंगे, और ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल उसके बड़े हुए, LDL ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो उसको फिर आपने सिम्वास्टैटिन भी या स्टैटिन भी ऐड करने, रोजुवास्टैटिन। तो ट्रीट इट एज ए होल, हालांकि आया वो आपके पास एक मसले के लिए, राइट जी। सारे पेशेंट तो हमारे गले पड़ जाए। इसमें खाली ट्राइग्लिसराइड का क्यों, कोलेस्ट्रॉल का क्यों नहीं? वो ज्यादा जो खतरनाक चीजें हैं ना जी, अगर देखें हमारे पास होते हैं HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, काइलोमाइक्रॉन्स, इनमें से एक अगर पूछा जाए कि सबसे खतरनाक कौन सा, दैट इज द LDL। क्या जी? LDL।
दूसरे नंबर पे जो खतरनाक है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। नहीं, काइलोमैक्रोन वगैरह जो ना उसी की तरह के होते हैं। वो तो इनिशियल है ना, उसके फिर हाँ जी। सेपरेट हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल एज सच कोई चीज नहीं होती, इन सब के कॉम्बिनेशन को टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है ना जी। तो आप एलडीएल पे फोकस किया करें कि एलडीएल शुड बी एक नॉर्मल फिट आदमी में 150 से नीचे, अगर कोई एक कॉम्प्लिकेशन आ गई है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 100 से नीचे, और अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज नोन है तो 70 से नीचे होना चाहिए। मैनी एस्पेक्ट्स में अगर बात देखें तो शुगर कंट्रोल के 4 स्तून हैं: लंबी सैर, परहेज, नो टेंशन और दवाई का चौथा नंबर है। बदकिस्मती से हम जो है ना इन पोर्शन पे बात ही नहीं करते, ना कंपनी वाले हमें करने देते हैं। हमारी लिमिट्स है ना, उन्हीं के अंदर रहना होता है। और सबके 25-25 नंबर हैं 100 में से, सच बता रहा हूं मैं आपको। लोग सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन बाकायदगी से सैर नहीं करते। हमारे डॉक्टर, अक्सर ये मैं बात करता होता हूँ, हमारे अपने डॉक्टर जो हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हर खबर पर है नज़र पर अपनी सेहत से बेखबर। रात को लेट खाना खा के जियो, अगर 11 वजे तो वह शो लगा होंगे, नहीं तो शाहजेब खानजादा ला के सुन के सौ जीदा मुज़ाकरात या खबरदार, खबरनाक, मुज़ाकरात, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फेवरेट है, और हस्बे हाल। अगर सर हम बाकियों को 26 पे ले रहे हैं, हाँ, इसको 20 पे ले जाए दवाई को, तो क्या बात? इससे बहुत अच्छी बात है। मेरे पास कसूर में एक पेशेंट है जी, वो पिछले 8 साल से आ रहा है मेरे पास। पहली दफ़ा उसकी शुगर थी 200 मेरा ख्याल 60-62 के करीब। नेक्स्ट टाइम मैंने करवाई 200 प्लस आई। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह मैं आपको डाइट पे प्लस इस पे कंट्रोल करके दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे पास 9 साल से रेगुलर दवाई नहीं खा रहा हूँ। बहुत वॉक करता है, बहुत चलता है, और कंट्रोल उसने की हुई है। और HbA1c उसके बिल्कुल ठीक है, पहले भी ठीक था। कहता जी कभी कभी जब मैं चुस्की लगा लेता हूँ, मीठा शीठा बदपरहेज़ी हो जाए, मेरी शुगर थ्रू 200-300 क्रॉस कर जाती है, लेकिन उसके बाद मैं फिर अपनी वो बढ़ा देता हूँ। 9 साल से उसने चलाया हुआ काम इसके ऊपर। इस पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा जोर दूंगा। 150 मिनट्स अ वीक, और सैर करना मुश्किल होता है। ऑलवेज गेट ए पार्टनर। बशीर साहब उरले पार्टनर की गल कर रहे हैं, ठीक है? वाक जरूर करें, पार्टनर जरूर लें, ठीक है ना जी? जिसके पास ना हो, वरना अक्सर जो होते हैं कि सुबह फजर पे कोई कमी कुताही हो जाए, दूसरा आ जाता है लेके साथ वॉक पे चले जाते हैं। कर दिया सामने, तलाश कर लो। कोई फूड अच्छी या बुरी नहीं होती, ये आपकी चॉइस है डाइट की कि वो कौन सी अच्छी है बुरी है। चीनी आप कहते हैं बुरी है, लेकिन जी शुगर लो हुई होवे उन्होंने पूछ के देखो वो त्रियाग है वो। तो डिपेंड करता है कि किस फेज ऑफ लाइफ में हैं आप, उस हिसाब से आइदर यू हैव गॉट गुड चॉइस और द बैड चॉइस। बाकी सच्ची बात है कि पाकिस्तानी जो दाल रोटी है सबसे अच्छी बैलेंस डाइट है। क्यों जी? थोड़ा सा अगर सैलड आ जाए, अचार वैसे रखा है जो उन्होंने, डायबिटिक ग़िज़ाई प्लेट आपका मोटा सा असूल ये है लाइफ में कि प्लांट ओरिजिन की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों, एनिमल ओरिजिन की कम से कम। आपकी लाइफ में 2/3 प्लांट ओरिजिन की हों और 1/3 एनिमल ओरिजिन की। और प्लेट से पेट का सफ़र, और पेट से प्लेट, और प्लेट से फिर पेट का सफ़र, कि ज़मीन के पेट से या जानवरों के पेट से जो निकलता है वहाँ से प्लेट तक आने में, और आपके प्लेट से आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हो, ये भी याद रखिएगा। और अगर प्रोसेसिंग हो तो फिर 3 में से किसी एक की हो, माँ, बहन और बेटी या बहू। इससे पहले फ्रेश भी हो, ज्यादा डिपेंड करता है कि अपने किसी सगे की हो। किसी प्रोसेसिंग कम से कम हो, और जो हो तो फिर वो किसी अपने की हो, ताकि पता हो कि एक एक चीज़ जो डाली गई है वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक डाली गई है। वो तो फिर खैर अपने अपने मसले हैं ना जी। मैंने जनरली बात की है, मैंने वाइफ क्या कहा है उनको, बहन, बेटी, माँ या बहू, या बीवी नहीं कहा, यह भी कह रहे हैं? अच्छा चले बीवी भी ऐड कर लें, सॉरी। अच्छा, ठीक है। Who is he? Putin.
काला ही कुत्ता रखे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कैमरून हाँ, क्या दूर की जाना है। हमारे पीएम साहब खुद वॉक रेगुलर करते हैं और अभी भी करते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की है, पीछे सारे सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने भी वक्त पे आ होंगे जी। ठीक है ना जी। ये एल्गोरिदम है, बिजी स्लाइड है, फोकस हम सिर्फ आप इस पे कर लें, इस पे इसके मुताबिक आजकल दुनिया में ट्रीटमेंट चल रही है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने HbA1c जरूर करवाना है। अगर आपके वो कॉर्नर वाली स्लाइड में देख लें, ये वाला, अगर आपका HbA1c 6.5 से नीचे है तो लाइफस्टाइल मेटफॉर्मिन वगैरह। लेकिन अगर आपने इसने 9 कहा है, मैंने पहले स्लाइड में 10 कहा था, 9 से ज्यादा है तो इंसुलिन। ठीक है ना जी। आजकल बड़ी बड़ी नई दवाइयां आ गई हैं, GLP-1 आ गए हैं, DPP-4 आ गए हैं। शॉर्ट टर्म जो लिखा है उसका मतलब है बाद में उसको बंद कर अगर वो कंट्रोल हो गया है आपका, और न्यू पेशेंट हैं, ये न्यू पेशेंट है, कंट्रोल हो गया है, HbA1c 7 से नीचे चला गया है, यू कैन थिंक ऑफ कि उसको छुड़वा दें आप, ओरल पे डाल दें। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है ना, उस पे ला के सोचा जा सकता है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर नए पेशेंट को आपने HbA1c की बेस पे शुरू किया तो वो तो वापस आ जाते हैं ओरल पे। लेकिन अगर ओरल वाले को आपने करके इंसुलिन पे डाला है ना, फिर वो वापस ओरल पे नहीं आते, वो नहीं होते। ठीक है ना जी। और दूसरी बात इसमें एक ये देख लें, इकोनॉमिक इश्यूज में आजकल मैं फिर बात करता हूं कि हो सकता है कि मैं ही आपको कहीं पे नेक्स्ट ट्रूली सिटी प्रेजेंट कर रहा हूं, नई नई बातें GLP-1 के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं, या ये आजकल जो ये गिफ्लोजिन आए हुए हैं, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, इस पे प्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत अच्छी दवाइयां हैं। एडवांटेज उनका ये है कि वो वेट गेन नहीं होता। इंसुलिन के 2 ही नुकसान है सिर्फ, नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया, नंबर 2 वेट गेन। हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, लेकिन फायदा बहुत बड़ा, दैट इज द इकोनॉमिक इश्यूज। बाकी जो दवाइयां वो महंगी हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक इश्यूज है ना तो फिर यू मस्ट गो फॉर द इंसुलिन और द इंसुलिन एनालॉग्स। ये जो ग्लिफ्लोजिन वगैरह आई हैं उनके मुताबिक भी कुछ बड़े सीरियस साइड इफेक्ट भी उनके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हो सकता है कि अगले आने वाले 2-4 सालों में वो एल्गोरिदम से आउट ही हो जाए। फिर मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो रेगुलर HbA1c पर फोकस करते हैं, हमारे जरूर शामिल हो, मरीजों को ट्यूशन पढ़ा दें, लिख दें, उसके स्टैंप बनवा लें कि यार 4 माह बाद HbA1c करवा के दिखाएं और इसको 7 से नीचे होना चाहिए, और वेरी आइडियली 6.5 से नीचे। एक होती है एज ए एग्जामिनर मैं देखूँ, एक होती है स्टूडेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये है कि जो आप छोटे छोटे टेस्ट लेते हो, हर रोज कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, हफ्ते बाद 2-4 बातें एक छोटा सा ले लिया, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द मंथ ईयर जो फाइनल एग्जाम होता है, दैट इज द समेटिव असेसमेंट। असल असेसमेंट समेटिव असेसमेंट है। तो मैं इसको अगर शुगर में कन्वर्ट करूं तो जब ये अपनी शुगर चेक कराते हैं, शुगर रेगुलर चेक करेगा, दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब एक बंदे की फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन एनुअल एग्जाम में वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर सका, तो किसी ने वो नहीं देखना। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इसलिए कि आपकी समेटिव असेसमेंट बेहतर हो। तो फॉर्मेटिव पे तो जो देखे, लेकिन जो आपका असल टारगेट है वो HbA1c है। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए इंसुलिन की, तो इंसुलिन इंडिकेशन का हमें पता चल गया है। इन दोनों में क्या फर्क है वसीम साहब, हिमोलॉग और ह्यूमुलिन? सर ये क्विक पेन है, एक एनालॉग और एक कन्वेंशनल। वो एनालॉग है। एनालॉग मतलब क्या डिफरेंस क्या है? ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, एनालॉग में और ह्यूमन इंसुलिन में क्या डिफरेंस है? There is no difference. It has the same properties and same mechanism of action and same site of action. कोई फर्क नहीं। Except that it is synthetically prepared. The analog is synthetically prepared. The human is not synthetically prepared. It's not a engineered recombinant DNA technique. It's also synthetically prepared. It's better insulin. It's a better insulin. Rapid acting. इनके जो इश्यूज है ना, कुछ मैं आपको बताऊं बात। जब हम खुराक खाते हैं ना, हमारी बॉडी में 2 तरह की इंसुलिन होती है। इंसुलिन का पहले देख लेना, जो है ना ये तस्वीर का आपका ताल्लुक कोई बनता है इंसुलिन के साथ? इस तस्वीर का कोई इंसुलिन के साथ ताल्लुक? इंसुलिन इन्होंने बनाई। शाबाश, वेरी गुड। 1922 तक इंसुलिन का किसी को पता नहीं था, और उसमें यह था कि बच्चे जो थे ना टाइप 1 वाले, खास तौर पे, they were just lying there around 50 small kids insensible while the grieving patients sat next to them awaiting their deaths। कि वो बेचारे एक किस्म का उनको छूत समझ के एक साइड पे बच्चों को वार्ड में हॉस्पिटल में लिटा देते थे,
कीटोएसिडोसिस में होते थे और उनके माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे कि अब मरने वाले हैं, ठीक है, टाइप 1 के बच्चों को 1922 तक। उसके बाद ही इज़ ए प्रोफेसर फ्रेडरिक बेंटिंग, और ये उसका स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट। इन्होंने, और ये बेचारा डोनर कुत्ता है जिसके पैंक्रियास से निकाली गई, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंसुलिन बनाने में। ये है मिस्टर मैकलर्ड, ये उस अदारे का डायरेक्टर था जिसमें इन्होंने रिसर्च की और बनाई कनाडा में। जब नोबेल इनाम देने की बारी आई तो इन दोनों को मिलना चाहिए था, बेस्ट और बेंटिंग को, तो नोबेल इनाम इन्हें दोनों ने मिले। जितना पाकिस्तान होती है तो होते हैं। और ये भी यकीन है कि उस वक्त बेंटिंग और बेस्ट में से भी काम ज्यादा बेस्ट नहीं किया होना, ठीक है। अब ये वो बच्चा है जिसको पहली दफा प्यूरिफाइड करके इंसुलिन लगी। ये उस वक्त इंसुलिन से पहले की हालत थी और ये इंसुलिन के बाद है, और इसका नाम है लिनार्डो थॉम्सन, और ये माशाल्लाह उसके बाद ये खूबसूरत नौजवान बना। तो दिस इज द सो वंडरफुल इन्वेंशन। और उसके बाद यह कि इलाई लिली ने उस वक्त पकड़ लिया इनको 1923 में, और इलाई लिली ने फिर उसको कमर्शियली जो है ना वो इंसुलिन बनाई। दिस इज अ मिस्टर इलाई लिली। इसका शायद वसीम को भी ना पता हो। वसीम पता, देखी फोटो? चलें। एंड बेसिकली ही वाज ए अमेरिकन सिविल वॉर का वेटरन, मीन गाजी था उसका, शहीद नहीं होया, गाजी सी है। अब मजे की बात है कि इंसुलिन जब सेल में जाना होता है ना, इसमें 2 रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर लगे हुए। एक से रिसेप्टर इंसुलिन का उसके ऊपर जाके लगती है, अंदर से चेंजेस आती हैं तो ग्लूकोज का रिसेप्टर खुलता है, तो उसका रिसेप्टर डिफरेंट होता है। तो लिहाजा ये देखें, ये है इंसुलिन का रिसेप्टर, इसके ऊपर आगे इंसुलिन लगी और ये ओपन हो गया, और इसके ऊपर फिर ग्लूकोज सेल के अंदर जाना शुरू हो गया। और हमारी बॉडी में टोटल सेल्स कितने हैं? कोई फिगर आशिर कितने हैं? 60 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन। गूगल पे सर्च करें तो आपको 37 ट्रिलियन से 75 ट्रिलियन डिपेंडिंग अपॉन द हाइट और वेट, 50 ट्रिलियन भी लगा लें, 50 खरब सेल ने, और हर सेल के अंदर ये मैकेनिज्म चल रहा है। कोई तो है जो निज़ाम चला रहा है। बहुत वसी है, बहुत। अल्लाह अकबर। द लिवर मसल। अच्छा, हमारी बॉडी की मजे की एक और बात बताऊं, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन को इंसुलिन नहीं चाहिए ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए। ये मेरी बड़ी फेवरेट चस्का है बात करने का। हमारे ब्रेन को इंसुलिन नहीं चाहिए, हमारे हार्ट को इंसुलिन नहीं चाहिए, हमारे आरबीसीज को इंसुलिन नहीं चाहिए, हमारे एपिथेलियल सेल ऑफ द जीआईटी और किडनी को इंसुलिन नहीं चाहिए। इंसुलिन 3 बड़े ऑर्गन को चाहिए, मसल्स को और फैट को। इनको तो लाजमी चाहिए, मसल्स को और फैट को। लिवर को जब सौखा होता है, खुशहाली के दिनों में चाहिए, जो मुसीबत पैंती तो लिवर भी बगैर इंसुलिन के काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर फर्ज करें 3 ही गिन लें हम, तो इन 3 को इंसुलिन चाहिए। अब इनमें से हम एक ऐसा है जिसका साइज हम अपने हाथ में हमारे, दैट इज द फैट। कि अगर हम अपना वेट कम रखें, वेट कंट्रोल रखें, फैट को कम रखें, तो हमारा 1/3 इंसुलिन का लोड कम हो जाएगा। मसल्स को हम जितने बल्कि होंगे वो ज्यादा अच्छी बात है। लिवर का हम साइज छोटा कर नहीं सकते, लेकिन अगर फैटी लिवर है तो उसका साइज भी छोटा किया जा सकता है विद एक्सरसाइज एंड पायोग्लिटाजोन। ठीक है जी। ब्रेन एपिथेलियल जीआईटी से डोंट रिक्वायर द इंसुलिन। अब इंसुलिन की अगर हम बात कर लें तो एक ह्यूमन इंसुलिन है और दूसरी एनालॉग्स हैं। अब एनालॉग बेसिकली हैं क्या? इंसुलिन एनालॉग्स आर डेवलप्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल इंसुलिन। अब इश्यूज क्या थे, मैं ये बात करने लगा हूं हम जो ग्लूकोज, हमारी बॉडी में 2 सोर्स हैं ग्लूकोज के। एक वो जो हम खुराक खाते हैं, जितनी भी खा लें, अंदरसे खा लें, बर्फी खा लें, चमचम खा लें, गुलाब जामुन खा लें, पेट भर के खा लें, 3 से 4 घंटे में उसने शुगर को जितनी भी वो ऊपर चली जाए, पहली बात है कि आपकी बॉडी कभी भी उसको 200 से ऊपर जाने ही नहीं देती, जो मर्जी खा लें, अगर आपका पैंक्रियाज तकड़ा है तो। क्योंकि उधर से शुगर का मॉलिक्यूल गया, ग्लूकोज का गया, उधर से इंसुलिन का एक वार आ गया। और इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी है? सिर्फ 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट। उधर से ग्लूकोज गया, उधर से इंसुलिन का वार आ गया, 200 से बढ़ने ही नहीं देती।
मैं इस ग्लूकोज को, ये मेरी टर्मिनोलॉजी, इस ग्लूकोज को मैं कहता हूँ फूड ग्लूकोज और उस इंसुलिन को कहता हूँ फूड इंसुलिन। अब जब हमने 4 घंटे गुजार लिए या फास्टिंग स्टेट में चले गए तो क्या हमारा शुगर लेवल 0 हो जाता है? नहीं होता। वो आके 80, 90, 85, 100, 110 से नीचे नीचे पे ठहर जाता है। कल चेक करें, 24 घंटे कुछ ना खाएं उतना ही होगा, लिवर करेगा। 80 से नीचे आता ही नहीं है। वो कहाँ से ग्लूकोज आ रही है? बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या अब आपके फैट बर्न होना शुरू हो गई, अब आपकी बाद में बहुत लेट जाके मसल बनना होना शुरू हो गया और लीवर एक साइकिल चला रहा है। पहले लीवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन का, वहाँ से आता है, उसके बाद फिर अगले 2-4 दिनों बाद फैट जाती है अगर हम ना खाएं तो, वरना लीवर का जो स्टोर है वो काफ़ी होता है। अब दैट इज ग्लूकोज, इज अ लिवर ग्लूकोज, दैट इज इन द फास्टिंग स्टेट। इसको कवर करने के लिए ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल पड़े होते हैं राम फॉर्म के अंदर, उसको पेंक्रियाज बनाना शुरू करता है टाइम लेके। दैट इज कॉल्ड द बेजल इंसुलिन। जो उसने फौरन बने बनाए छोड़े थे, दैट इज द बोलस इंसुलिन। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। और जो फिर जो बने बनाए, जब इस वक्त तैयार बैठे हैं, हमारे मिसाइल लगे हुए हैं हमारे गौरी के ऊपर, ठीक है कि नहीं? उधर से आया तो उड़ा के रख देंगे, फिर आया उड़ा के रख देंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ठीक है कि नहीं? 1, 2, 3, 4 घंटे तक वो कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्लूकोज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको कवर करने के लिए फिर वो जोड़ना शुरू कर देते हैं। जो अपना फैक्ट्री में मटीरियल पड़ा हुआ है, वो जो इंसुलिन है दैट इज कॉल्ड द बेजल इंसुलिन, और जो ऑलरेडी फॉर्म में पड़ी हुई है दैट इज कॉल्ड द बोलस इंसुलिन। तो बेजल बोलस का कॉन्सेप्ट ये है हमारी दोनों शुगरें कंट्रोल करने के लिए। जो प्री फॉर्म्ड होती है दैट इज द बोलस, और जो बनाते हैं बाद में दैट इज द 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद दैट इज द बेजल। अब ये फिजियोलॉजी है। अब जब 70-30 बनी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस फिजियोलॉजी को मीट किया जाए, लेकिन वो फिजियोलॉजी मीट हो नहीं सकी। उसमें रेगुलर को उन्होंने कहा जी बोलस है, लेकिन होता ही है कि आपको खाने से ज़्यादा उधर से तो ये होता ना कि इधर से गई और उधर से बोलस आ गया, लेकिन उसको आपको आधा घंटा पहले देना पड़ता है। अगर किसी वजह से खाना जल्दी खा लिया या खाना लेट हो गया, उन्हें अपना काम शुरू कर देना, तो या हाइपर हो जाएगा या हाइपो हो जाएगा। तो टाइम की मिसमैचिंग थी। इस वजह से उन्होंने उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उस मॉलिक्यूल की, और एनालॉग बनाए इस बेजल बोजल कॉन्सेप्ट को करने के लिए। और वो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये है इंसुलिन का चेन का फार्मूला। अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है, और टोटल कितने होते हैं अमीनो एसिड? 51। अब इस वाली जो चेन को ना, जो एक चेन थी, अब ये लिस्प्रोफर्स के एनालॉग है, ये 28 नंबर पे जो था प्रोलीन, उसको लाइसिन से कन्वर्ट कर दिया, और लाइसिन को उन्होंने प्रोलीन से, ये थोड़ी सी चेंज ले आए। अभी उन्होंने हमें बताया भाई हम चेंज लेके और हमने मान लिया, हम मन्ना वसदा करना कि ऐसे ही किया होगा। अगर इन्नी असी अल्लाह ते रसूल दी मान लीए कि अल्लाह दी कसम मरने के बाद एक ज़िंदगी है, मानते हम ज़रूर हैं लेकिन भरोसा नहीं है, मानते हम ज़रूर हैं यकीन नहीं है। जावेद चौधरी ने पिछले दिनों काला में एक शेर किया था, सुना है आपने? हाँ, एक तो ये स्टेटमेंट है ना बड़ी अच्छी। बाबा इशफाक ने कहा था कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, लेकिन है कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह पे यकीन और अल्लाह पे भरोसा नहीं है। उसकी मिसाल दी थी जोहान्स रॉबर्ट एक है जो रोप ड्राइवर है, 2 बड़ी बिल्डिंगों पे प्लाजों के ऊपर रस्सा लगा के ना उसके ऊपर चलता भी और मोटरसाइकिल चलाता है। और उसने रिकॉर्ड अचीव किया गिनीज बुक में, आप गूगल करके देखिएगा, 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 1.5 किलोमीटर का सफ़र रस्से पे किया 2 पहाड़ियों के दरमियान, और नीचे अगर हज़ारों नहीं तो कई किलोमीटर गहरियाँ खाई, और वो कामयाब रहा है। एक दफ़ा वो शहर के अंदर कर रहा था, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे रस्सा चला के, पहले खुद चलाया, फिर अपना 2 साल का बच्चा पीछे बिठा लिया उन्हें, उसको पकड़ के चलाया। बेवकूफ़ मतलब गोरे इदा ही ने, और हमेशा तरक्की पागल लोग ही करते हैं, नई डेवलपमेंट। उसने 3-4 दफ़ा किया, लोगों ने क्या करी, मैं फिर जाने लगा हूँ। आपको कितनों को यकीन है, या कितने लोग करेंगे कि मैं फिर जा सकता हूँ? सब ने तालियां बजाई, हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं कि ना बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैंने खुद 4 दफ़ा देखा आपको करते हुए। वो फिर गया अपने बच्चे को लेके, अब उसने बच्चे को नीचे उतारा, कहता अब आपको कितना यकीन है मैं फिर जा सकता हूँ? सब ने कहा जा सकते हैं। कहते अगर मैं जा सकता हूँ तो आप में से कौन है जो मेरे पीछे आके बैठेगा? कम थ्रू द लेफ्ट एंड सिट बिहाइंड मी। तो सारे होते ही बैठा, कोई नहीं, डर गए, बैठे ही डर गए। कहते नहीं यार, तो कहता है इसका मतलब आप मानते तो हैं लेकिन आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है कि मैं आपको ले जा सकता हूँ सेफ। तो इससे लोगों ने नतीजा अखज़ किया कि हम अल्लाह को मानते हो तो लेकिन भरोसा नहीं है, ठीक है ना जी।
लेकिन हम इनकी बड़ी मानते हैं कि यार लाइसिन को प्रोलीन से और प्रोलीन को लाइसिन से चेंज कर दिया। इसका अशर शीर भी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान ले तो इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। सो इन एनालॉग द बेटर मिमिंग द फिजियोलॉजिकल इंसुलिन सेक्रीशन। तो इसकी वजह से हुआ क्या फ़ायदा, फिर इसका ये हुआ कि जो इंसुलिन का प्रॉब्लम थी ना कि आपको पहले देनी पड़ी थी, तो ये बहुत के साथ कि जो ही आप खुराक खाएंगे तो उसी वक्त ये रिलीज होना शुरू हो जाती है अपनी केमिकल चेंज की वजह से। और जो इसका बेजल वाला कॉन्सेप्ट है वो भी जब ग्लूकोज इंसुलिन वाला एक स्टडी ऐसे देता है फ्लो, तो लिहाजा जो हाइपोग्लाइसीमिया का डर था या डीप पीक्स एंड ट्रफ्स का डर था वो नहीं आती एनालॉग के साथ। दिस इज मोर फिजियोलॉजिकल इंसुलिन एज कंपेयर टू ह्यूमन इंसुलिन। ये इसका बहुत बड़ा फायदा। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि अगर कोई इंसुलिन है तो सिर्फ ये एनालॉग्स ही हैं, बाकी तो एवं केमिकल ही है। क्यों जी? सही है। घ्यो असल देसी घ्यो है, बाकी जो डालडा शालडा है तो एवं ड्रामेबाजी है। क्यों जी? नहीं सर, आपने कहा है कि जब इसका तो इंसुलिन अगर है तो एनालॉग्स ही हैं, बाकी तो उसकी एवं मिमिक्री बनी हुई है ना, चाइना टाइप 2। तो ये इनके 3 कलर्स में आती है। अगर सिंपल आप ले रहे हो रेगुलर इंसुलिन या ह्यूमोलॉग तो उसका ये वाला कलर होता है ब्राउन सा, और 25 का ये है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है वसीम? पाकिस्तान में भी कलर है कोडिंग के नहीं? जी सर, कलर कोडिंग कलर ऐसे ही है। ये वाली है शॉर्ट एक्टिंग कि अगर आपने देखें मसलन ये शॉर्ट एक्टिंग इनके लिए, ये मैं क्या कहता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल जा रही है उसके ऊपर, ओरल के ऊपर, लेकिन कभी कभी चस्का लाना, बेटे की बर्थडे है, कोई शादी आ गई है, कोई फंक्शन आ गया, पीएफपी का फंक्शन आ गया, पीएफपी का ये खाना आ गया, ठीक है ना। कोई ऐसी गोली नहीं है कि आप अपनी आधी बढ़ा दें तो इस एक खाने को कंट्रोल कर लेगी। उसमें फिर यह है कि आप अपना पेन अपने पास रखें ह्यूमोलॉग का, 4 यूनिट ਉਹਦੇ ला लो उस खाने लिए, तो उस एक को कवर करने के लिए बहुत अच्छी है। या कभी कभी मरीज ऐसे आते हैं ना कि डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत ठीक रहती, कभी कभी वादे आती है, तो कभी कभी लिए जो ना एक ह्यूमोलॉग का पेन, दैट इज द गुड, राइट। दूसरा फिर ये है कि ह्यूमोलॉग बिक्स 25, इसमें 25% शॉर्ट एक्टिंग है और 75% लॉन्ग एक्टिंग है। अगर आपके खाने फिक्स हैं, घर में ख्वातीन है या फिक्स खाना खाया जाता है, घर में खाते हैं, तो उनके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपके खाने कभी बड़े कभी छोटे कभी कहीं कभी कहीं ऑफिसर टाइप लोग, तो उनके लिए फिर ह्यूमोलॉग मिक्स है, इसमें 50-50 हैं दोनों। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? बस आगे चंद स्लाइडें रह गई हैं इंशाल्लाह ताला। और पेन के साथ देना बेहतर है नीडल की निस्बत। क्यों बेहतर है? कन्वीनियंट है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन के बैरियर में यूज में बैरियर क्या आते हैं हमारे साथ? नीडल फोबिया सबसे बड़ा नीडल फोबिया है। पहला तो यह है कि लोग कहते हैं, समझते हैं कि इंसुलिन आखिरी इलाज है। क्यों जी? इंसुलिन और डॉक्टर साहब अखीर तक दी है। मैं कहता हूँ आखिरी नहीं, पहला इलाज है। बल्कि इलाज है ही नहीं, तो आपकी इंसुलिन बॉडी में बनती है, अब ऐसी इंसुलिन आ गई जो बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये पहला इलाज है। उसको फिर ये बताएं कि ये पेन की सुई है और ये आपकी नीडल की सुई है। तो ये जो है ना, आप में से किसी ने अगर डायबिटीज नहीं है तो इसका एक्सपीरियंस किया सुई का, इस वाली का? मैंने किया हुआ। मैं शुरू में मतलब होती है पेन लेकिन ना होने के बराबर। शुरू में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैं 1-2 बार मरीजों को डायरेक्ट अपने पेट तला के दिखाई है। उसके बाद मैंने इसके नीडल को आगे से लिया काट बिल्कुल, तो मरीज को मैं दिखाता हूँ। अब 3 पेन रखे ने, एक उन्हें जो नहीं है, 2 दे नीडल लगी। ए देखो जी नीडल वाला पेन है, चौक के दूजी ला के ए देखो, कुछ भी नहीं होता। खौफ खत्म करने का तरीका। इसके साथ मैं मुकाबला करके दिखाता हूँ कि ये नीडल बड़ी है। दोनों से तरीका आसान है, थोड़ा सस्ता है लेकिन ये महंगा थोड़ा। लेकिन अगर आसान चाहते हैं आप करके देखें, और वाकई इसकी दर्द ना होने के बराबर होती है। ठीक है, छोटी सी होती है। और ये साइड्स आप देख लें, आपको सबको पता ही है कहाँ पे लगानी है। हमेशा उसका एक फोल्ड बनाएं। अक्सर 99% अस्पतालों में भी नर्सें गलत लगाती हैं, इस बाजू पे ऐसे करके देती हैं 45 के एंगल पे। ये गलत है, गलत है, गलत है। इंसुलिन की जो प्रेफरेबल साइट है ना, इसी तरतीब से प्रेफरेबल साइट है। अब्डोमेन सबसे अच्छा है, दूसरे नंबर पे थाई है, तीसरे नंबर पे आर्म है, और आर्म पे भी अपर आर्म, नॉट दिस वन। ठीक है, और इसमें फोल्ड बनाएं। जो भी नीडल आपने देनी है उसको सीधा डालें, सीधा 90 के एंगल पे, कॉसी नहीं डालनी, 90 के एंगल पे डाल के उसके बाद छोड़ने हैं। अब अगर आप पेन से दे रहे हैं ना और पहली दफा पेन यूज करने लगे हैं, तो आपने पहले 6 से 8 यूनिट जो है ना उसको डिस्कार्ड करें लाजमी। दैट इज कॉल्ड द एयर शॉट। वसीम साहब आप कितने कहते हैं डिस्कार्ड करने? सर हम तो मतलब ये कहते हैं कि
उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दें। थोड़ा सा कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट। किताब ये कहती है कि 6 से 8 यूनिट डिस्कार्ड करें पहले, ठीक है। उसके बाद जब आपने हर दफ़ा लगानी तो उसके 2 यूनिट डिस्कार्ड करने हैं। ये उन्होंने एडिशनल डाली होती, परेशान नहीं होना, 300 यूनिट पूरे रहने, ये एडिशनल होती है उसमें, ठीक है। वरना उसमें होता कि एयर जाती है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी इंसुलिन कम कैलकुलेट होगी। आफ्टर इंजेक्टिंग कीप द नीडल इन योर स्किन फॉर 10 सेकंड, उसको फिर दबाई रखें 10 सेकंड के लिए, जिस तरह जब हम इनहेलर इस्तेमाल करते हैं ना टर्मिनोलॉजी में, होल्ड फॉर 10 सेकंड, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ कहते हैं, जैसे मैडम 1 सेकंड कह रही है तो 4, 5, 6, 7 ऑन एन एवरेज आप उनको रखें, क्योंकि आप अगर फौरन निकालेंगे ना तो वो एक ड्रॉप बाहर आ जाता है। और इसमें चूंकि ड्रॉप्स ही बड़े काउंट करते हैं तो आप उसको दबा के रखें। आप शोल्डर के ऊपर लगाने से अवॉइड करें। यहाँ पे अगर लगाना है तो डेल्टा को लैटरल साइड पे या पोस्टर लैटर पे लगा के फोल्ड स्किन पकड़ के, क्योंकि ये हमने ना सब कुटेनियस देनी होती है। ये जो ऐसे लगाते हैं वो इंट्राडर्मल है। इंट्राडर्मल में आधी इंसुलिन जाती ही नहीं है, क्योंकि डर्मस की जो सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान। तो आपने सब कुटेनियस देनी है, जिल्द के नीचे, नॉट जिल्द के अंदर। तो इसलिए नीडल सीधी डालनी होती है। इंजेक्शन स्टोर करने का क्या तरीका है? अक्सर लोग ना पानी लापते फिरते, पानी में पा के सफर कर देने, घर में अगर फ्रिज नहीं है तो पानी में रखा हुआ है। तरीका यह है कि अगर आपने खोल लिया ना, इंसुलिन खोल ली है, तो 1 महीना तक आप रूम टेम्परेचर में भी रखें, गर्मियों में जहाँ पंखा चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उसको फ्रिज में रखने की, वो ठीक रहेगी, ठीक रहेगी, बट नॉट मोर देन 30 डेज। हाँ, रेफ्रिजरेट उसको करना है जो आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जो कि आपने ओपन नहीं की। एनालॉग्स के जो पेन है वो आप फ्रिज में रखें, लिस्प्रो का पेन है उसको फ्रिज में रखें, राइट। लेकिन अगर आपने वो बड़ी इंसुलिन है 70-30 वाली, तो उसको खोलने के बाद रखने की जरूरत, मैं ये नहीं कह रहा ना रखें, अगर अवेलेबल है अच्छी बात है, नहीं है हाँ जी ऑप्शन है। लेकिन आजकल के इसमें जितनी इंसुलिन ठंडी होगी लेस इफेक्टिव हो जाएगी और ज़्यादा पेन करेगी। बात का तो डॉक्टर साहब दर्द बड़ी होती है, आप उसको करेंगे 30 टाइम, फिर रोल करें ऐसे अपने हाथ में। इंसुलिन लगाने से पहले ऐसे नहीं हिलाना, शेक नहीं करना। और किताब 30 टाइम्स कहती है, लेकिन 10, 12, 14 बारी तो ज़रूर करो ना ऐसे, ताकि उनके सस्पेंशन आपस में मिक्सअप हो जाए। उसके बाद शाफ्स के लिए काटने के लिए ज़रूर रखें, उधर सिंजा ना फेंकें। बच्चे जो है ना वो लगाते हैं, मरीजों को भी ये कह के लेके आए। दैट्स ऑल। पेन की नीडल तो उसमें एक ही होती है